अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे एक बात तो हमने मान लिया कि हमको बीएड बीटीसी इसलिए कराया जा रहा है कि हमें ट्रेंड करा जा सके, हमें बच्चों के बीच उतारा जा सके, हमें उसकी साइकोलॉजी समझाई जा सके। तो इसमें जैसा कि सीटेट होता है तो इसका एक नाम और भी क्या होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। कहने का मतलब आप क्या करते हो, सुपर टेट देते हो, केवीएस देते हो, DSSS भी देते हो, जो भी एग्जाम देते हो उससे पहले सीटेट होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी तो मान लिया हमने कि साइकोलॉजी का काम है बच्चे के ब्रेन को समझना, उसके व्यवहार को समझना, उसकी उन एक्टिविटी को समझना जो आपको समस्या खड़ी कर सकता है, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी। जब मैं केवीएस में था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कुछ बच्चे जो थे वो ऐसी फैमिली से थे कि जहाँ पे भाषा का जो मतलब माहौल था वो अवरुद्ध था, उनके घर ठीक ठाक भाषा नहीं बोली जाती थी, और जैसे ही कोई बात आती थी वो गालियाँ देना शुरू कर देते थे। तो कहने का मतलब भाषा बच्चा घर से सीखता है। तो साइकोलॉजी में आप समझ लिए बच्चे के ब्रेन को समझना है, तो भाषा फिर आपको क्यों पढ़ाई जाती है? बच्चे को भाषा क्यों, मतलब आपको भाषा का ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? बच्चे की सुधार। अगर कहने का मतलब ये जो है इसको छुटकू कह सकते हैं, सींग इसलिए बनाए जाते हैं, असल में ये होते नहीं हैं लेकिन ये अंदर से होते हैं, मतलब बच्चा बहुत शैतान होता है, ठीक है। तो तुम्हें इससे बात करना है, तुम्हें इससे बात करना है भाई। कल को तुम देखो, सुपर टेट की तो मैं बात नहीं कह सकता क्योंकि प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति है वो तुमने भी देखी है, हमने भी देखी। बच्चा ऐसे होता है, इधर आ, बैठ जा, बैठ गया, खड़ा हो, खड़ा, वो तुमसे पलट के कुछ भी नहीं कहेगा। अब आ जाओ तुम केंद्रीय विद्यालय का बच्चा, नवोदय का बच्चा, क्या ये मान जाएगा? ये आ जाएगा लहरे में? नहीं मानेगा ना, ये बल्कि तुम्हारे कान खींच लेगा। मुझे एक बच्चे ने समझाया केंद्रीय विद्यालय में, सर मैंने हाँ, आप हमें गधा नहीं कह सकते, आप हमें डांट नहीं सकते, आप हमसे तेज आवाज़ में बात नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, ये तो है ही, वही एक रूल है कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, ये तो हमें पता ही है। तो इसमें नया क्या है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फर्स्ट दिन था मेरा, पहले दिन में मुझसे ऐसी बात करी गई। अच्छा लगा कि बच्चों ने हमें आके कुछ CBSE के नियम समझाए, वो आपको भी समझाएंगे। तो कहने का मतलब ये बच्चा है, अभी हम यूपी बोर्ड का दूर रखते हैं, CBSE का ही मानते हैं, सीटेट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इससे जब आपका एनकाउंटर होगा या मुठभेड़ होगी, जब आपसे इसकी मुठभेड़ होगी तो पहली चीज़ क्या काम आती है? साइकोलॉजी। क्लियर? जिसमें आपको 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नंबर 1 बाल विकास, और बाल विकास और क्या है पहला टॉपिक? सिलेबस अभी भी याद नहीं हो रहा है। साइकोलॉजी का पहला टॉपिक क्या है? साइकोलॉजी जो आपका ये पूरा सीटेट है, इसमें साइकोलॉजी का मैं भाषा की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बाल विकास, बाल विकास क्या है पढ़ रहे हैं? बाल विकास। तो बाल विकास में बच्चे का विकास पढ़ाया जाता है। समावेशी में क्या पढ़ाया जाता है? समावेशी शिक्षा में कि लंगड़े या उनकी कोई विकार है या वो दिव्यांग हैं या विशिष्ट है, इनके बारे में शिक्षा। फिर अध्ययन और अध्यापन, वो चीज़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ से तो हम इससे निपट लेंगे। अच्छा दूसरी बात, इसका जब हमारी मुठभेड़ इससे होगी तो पहली चीज़ हमें हेल्प करेगी साइकोलॉजी, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करेगी? कम्युनिकेशन। हमेशा कम्युनिकेशन भी तो करना है। आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप जिस लैंग्वेज में अपने घर पे बात करते हो, क्या उस लैंग्वेज में इससे बात कर सकते हो? तो इसके लिए लैंग्वेज अलग होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब बड़े लोग छोटे बच्चों से बात करते हैं तो कभी कभी वो तोतली भाषा में बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कोई एक बताओ, उसको अच्छे समझ में आए, जबकि वो व्यक्ति तोतला नहीं है। तो तोतले में क्यों बात कर रहा है? ताकि बच्चे को आए। आपकी तो वही बात करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करना है, इसके स्तर से बात करनी है, इससे बात करनी है इसके स्तर से। और जब इसके स्तर से बात करनी है तब इसके ब्रेन को समझना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज को कैसा समझता है, लैंग्वेज क्या होती है। भैया 2 प्रॉब्लम आती हैं, एक तो होती है उसकी मदर लैंग्वेज यानी मदर टंग या मातृभाषा। वहाँ तो कोई आपत्ति उसे नहीं है, ना आपत्ति है ना विपत्ति है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो भाषा घर पे बोलता है वही भाषा आप क्या बोलता है। पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है सेकंड लैंग्वेज में? सेकंड लैंग्वेज क्या हो सकती है? इंग्लिश हो सकती है,
संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, या रूसी हो सकती है, या फ्रेंच हो सकती है, कोई भी सेकंड भाषा, इंग्लिश हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ उसे प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब इसको कम्युनिकेट करने के लिए, इससे बात करने के लिए, इसको अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको साइकोलॉजी के अलावा एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी, वो है भाषा। अब सोचो कम्युनिकेशन करते हो दूसरे से, तो विदाउट भाषा कर लेते हो या भाषा से करते हो? भाषा से करते हो ना, या बिना भाषा के हो जाता है? सोच के देखो, रचना की जो लैंग्वेज है वो अरेबिक है और अल्पना की लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा? हाँ, एक हो सकता है, वो सांकेतिक हो सकता है। इनने कहा पानी चाहिए तो पानी मिल जाएगा, या इसने कहा कि बीड़ी चाहिए, अगर इसे बीड़ी पीना है तो इसको मिल जाएगी, ठीक है। बीड़ी का भी सिग्नल होता है, हाँ, मतलब मुझे क्या पता क्या होता है, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं क्या तो अब एक चीज़ समझ में आ गई कि भाषा के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम इसके माइंड को, ब्रेन को समझ सकें, साइकोलॉजी के लेवल पर नहीं, भाषा के लेवल पर। तभी तो चॉम्स्की बात करता है किसकी? भाषा शिक्षण की। जीन पियाजे बात करता है भाषा शिक्षण की। स्टीफन क्रेसन वो बात करते हैं किसकी? भाषा शिक्षण की, ठीक है। बाइगोट्स्की किसकी बात करते हैं? भाषा की। तो इसी के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो जैसा कि इसमें 3 ही पॉइंट हैं, इसमें कितने टॉपिक हैं कुल मिला के? 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या है? नंबर 1 भाषा अर्जन, भाषा अर्जन। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? ये वाला मातृभाषा, ये क्या है? मातृभाषा। तीसरा टॉपिक क्या है बताइए? भाषा विकास। कुल मिला के जो एक टॉपिक है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, इसमें कुल कितनी चीजें आपको पढ़ना है? इसमें कितनी चीजें आपको पढ़ना है? 3 चीजें पढ़ना है। कौन कौन सी? ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? भाषा अर्जन, ठीक है। हम 5 मिनट में हल्का सा रिवीजन लेंगे, ठीक है। मैं पूछूंगा, आप बताओगे। तो कल हमने भाषा अर्जन के बारे में क्या क्या पढ़ा था, बताओ। किरण मैडम बताइए 3 पॉइंट भाषा अर्जन के। नंबर 1 अर्जन, सर्जन, उपार्जन। अर्जन, सर्जन, उपार्जन। अर्जन, सर्जन और उपार्जन फेंक देना निकाल के, ठीक है। क्लियर? और क्या पढ़ा था हमने इसमें, याद करो। देखो एक चीज़ तो मान लो, अगर मैंने आपको जो पढ़ाया है, अगर आप सोने से पहले वो नहीं पढ़ रहे हो, आप जब बेड पे जाओ तो उससे पहले ये पढ़ लो जो आज आपको पढ़ाया गया है। और जैसे ही मॉर्निंग उठो, ब्रश बाद में करो, पहले नज़र डाल लो, 15 से 20 मिनट नहीं लगेंगे। यकीन मानिए वो हार्ड डिस्क में जाके रिस्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा रिस्टार्ट हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कल के पॉइंट बताइए, मोटे मोटे पॉइंट। प्रिंट परिवेश, प्रिंट परिवेश, प्रिंट परिवेश मतलब बच्चे के लिए प्रिंट वातावरण चाहिए होता है। दूसरी चीज परिवेश, वो अपने आसपास से क्या होता है? भाषा सीखता है। नंबर 3 सहज और स्वाभाविक होता है। अगली बात क्या है? सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण के अनुसार वो क्या करते हैं? सांस्कृतिक सामाजिक बच्चा सीखता है, मतलब जैसा माहौल होगा वैसा ही सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे पतंग उड़ाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसके बाद क्या होता है? और नेक्स्ट बताओ। कुछ नहीं याद आ रहा है। क्यों हो रहा है? इसको समझना पड़ेगा ना कि आप जब यहाँ से गए आपने रिवीजन नहीं किया, आप जब यहाँ से गए समझ में नहीं आ रहा तुझे, कॉल करके बताऊँ अभी तुझे। तो इस तरीके से क्या हुआ? अब जैसे ये बच्चा आया, अब आपने क्या देखा? ये मोटिवेट है पढ़ने के लिए। अगर इसको इस तरीके से टीचर खड़ा हो जाए और इन बच्चों को पढ़ाए तो बात ही क्या है। लेकिन होता क्या है आपको पता ही है, टीचर जाके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपना काम करते रहते हैं। तो आपने मोटे तौर पे ये जाना कि जो भाषा है वो सीखी जाती है किससे? परिवेश से और प्रिंट वातावरण से। बच्चा अर्थ ग्रहण करता है अपने चारों ओर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। और क्या देखा?
भाषा 3 चीज़ों से आती है। वेरी गुड, जयश्री ने सही पकड़ा। नंबर 1, भाषा आती है सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है? बच्चा छोड़ दिया, जाके 3-4 लोगों में बात करा, कुछ ना कुछ सीख के आ गया। दूसरी चीज़ अनुकरण, कॉपी करना। मम्मी मम्मी उसका वो है, वैसा ही मुझको चाहिए, तो कई बार वो भाषा अनुकरण कर लेता है। और किससे? बातचीत। किससे? बातचीत से। तो कुल मिला के 50% आपको याद रहा, 50% भूल गए। अब यहाँ से जाने के बाद खाना तभी खाइएगा जब कल का रिवीजन कर लीजिए। ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ से गए, खाना खाने के बाद लेटते तो हैं, तब रिवीजन कर लिया, पहला रिवीजन। दूसरा रिवीजन सोने से पहले, और तीसरा रिवीजन उठने के बाद। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूपी टेट नहीं है जहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये क्या? ये सी टेट है। और सी टेट में क्या होता है? क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो चिंतन लेवल से आएगा। किससे आएगा? ये चिंतन लेवल क्या होता है? एग्जाम्पल देके समझाओ। मतलब पढ़ाई 3 स्तर पे होती है। पढ़ाई जो होती है 3 स्तर पे। नंबर 1 ज्ञान, बोध और कोई बताओ ज्ञान स्तर पर पढ़ाई का एग्जाम्पल देके समझाओ। ज्ञान स्तर पर कैसे होती है? जैसे आपने महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा, तो आपने क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो ये क्या हो गया? ज्ञान स्तर। ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट, मतलब बच्चे को माइंड लगाना ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उनने खट से जवाब दे दिया। ठीक है, जैसे बच्चे को फिल्म दिखाई, बोले बताओ बाहुबली के जो पिता का नाम क्या था, या बाहुबली की माता का नाम क्या था, तो खट बच्चे ने बता दिया। जैसे उन्होंने कहा बाहुबली के पिता का नाम था, माता का नाम था, वो किस साम्राज्य का था, तो यहाँ बच्चे को कोई भी ब्रेन लगाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन मार दिया। अब आ जाओ बोध। अब आ जाओ बोध। बोध होती है अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की समझ। अच्छा बताओ, राजा जो है उसके चाचा को क्यों नहीं बनाया? राजा उनके चाचा को क्यों नहीं बनाया? या जो दुश्मन थे वो कौन कौन थे? इसमें बच्चे का ज़्यादा माइंड नहीं लगता है। 50% ज्ञान, 50% थोड़ी, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी समझ। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपकी समझ। तो यहाँ समझ हो गई। पर भाई साहब जो ये चिंतन लेवल है, जो कहते हैं डिफरेंट चीज़ है, इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि बाहुबली कटप्पा से कैसे बच सकता था। अब तुम करो प्लानिंग, मतलब डायरेक्टर के भी माइंड से ऊपर की बात, कि आखिरकार बाहुबली जो था उसे कैसे बचाया जा सकता था। तो वही बात आ गई, गांधी जी का जन्म कब हुआ? ज्ञान स्तर। गांधी जी ने कुल कितने आंदोलनों में भाग लिया और उनमें उनकी क्या भूमिका रही? बोध स्तर। गांधी जी के पूरे जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? तो सी टेट का पेपर बनता है यहाँ से, और ये बनता है यूपी टेट। अंतर समझ में आ गया? क्लियर? अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल पकड़ूं तो ये क्या है? अगर यूपी टेट में क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। आप आंख बंद करोगे और मार दोगे, चाहे K2 मार दो, चाहे कंचनजंगा मार दो। पीओके में K2 पहुंच गया है, कंचनजंगा मार दो, चल जाएगा। विश्व का पूछ ले, बता दोगे। पर इससे चिंतन लेवल का क्वेश्चन क्या बन सकता है पर्वत से? भाई ज्ञान स्तर का तो मैंने बता दिया, अब चिंतन लेवल का बता दो। चिंतन लेवल का क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर से लेकर, ये क्या है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने पहाड़ पड़ते हैं उनका क्रम बताओ। बात आई समझ में? कि उत्तर से दक्षिण तक जितने भी पहाड़ पड़ते हैं उनका क्रम बताओ। ठीक है, जैसे ज्ञान स्तर का क्वेश्चन क्या हो गया? उत्तर भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तुमने कहा गंगा है, यमुना है, ठीक है, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। ये कहाँ की नदियां हैं? उत्तर भारत की। तो ये कौन सा हो गया? ज्ञान स्तर। चिंतन स्तर क्या हो गया? कि जो उत्तर भारत की नदी है कौन सी? यमुना। इसमें पश्चिम से पूरब की ओर जुड़ने वाली नदियों का क्रम बताओ। ये क्या है? और चिंतन क्या है? सी टेट। सी टेट का बड़ा भाई KVS।
मतलब सीटेट जो है छोटा भाई है, इसके कई बड़े भाई हैं जिसके कुछ नाम बताओ, KBS, DSSB, ठीक है, और नवोदय। तो ये सब जो है ये इसी पैटर्न पे चलेंगे, चिंतन लेवल पे। अब उनने तुम्हें प्याजे पढ़ा दिया, कोई क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, घुमा के आएगा प्याजे से, ठीक है। तो इतना तक डाउट क्लियर हो गया। और यूपी टेट क्या है? रटना। सुपर टेट क्या है? रटना। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसने इसमें भारी परिवर्तन करा है। उनने कहा जी अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें ये दोनों चाहिए। तभी तो तुम सीटेट का एग्जाम जब देके आते हो तो दो बातें कहते हो, सारे आंसर एक से लग रहे थे, हमें कोई, असल में वो अलग थे, गलत तुम हो, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब जेई है, इसमें 3 टॉपिक हैं। अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन दाग दे, अब तो तुम्हें तो जे भी एक सा लग रहा है, भाषा विकास, मातृभाषा भी एक सा लग रहा है, भाषा अर्जन। असल में क्वेश्चन एक था ही नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट खिचड़ी थे, हमारे कॉन्सेप्ट खिचड़ी थे। जैसे किचन होती है तो ये मसाले का कर लो, ये ड्राई फ्रूट का कर लो, ये राइस का कर लो। अब तुमने क्या करा? तीनों एक कर लिए, और बाद में तुम क्या कह रहे हो? सारे आंसर एक थे। पहला तुम्हारा जवाब यही होता है कि करें क्या, चारों के चारों विकल्प एक से। वो जमाना चला गया, अब जमाना क्या है? विकल्प एक से नहीं, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा पांचवा सही है। असल में एग्जामिनर का इसके पीछे एक मनसा होती है, एक मनसा होती है, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। वो क्या होती है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है। वो असल में देखो, पहली चीज बनाई गई नेगेटिव मार्किंग। कोई मुझे बताएगा नेगेटिव मार्किंग क्यों बनाई गई? तुक्केबाजों को रोकने के लिए। तुक्केबाजी बड़े बड़े खतरनाक होते हैं। एक स्टूडेंट 16 घंटे पढ़ रहा है, वो एग्जाम क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एक तुक्केबाज जैसे क्या नाम है, रचना, उनने क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो 100 और जहाँ 100 लगा वहीं टिक मारा, पता लगा सिलेक्शन ले लिया। तो एग्जामिनर बड़ा टेंशन में आ गए। बोले जब उनके इंटरव्यू हुए तो पता लगा कि बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं पर इंटरव्यू में 0 हैं। बोले ऐसा नेगेटिव मार्किंग लगाओ, तो क्या लगाया गया? नेगेटिव मार्किंग। अब दूसरी चीज, ऐसे स्टूडेंट आने लगे दिमाग ही नहीं लगाना, उनने क्वेश्चन पढ़ा, 4 विकल्प में जे नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं है, उनने लगा दिया ऑप्शन जे सही है। इसका तोड़ निकाला गया, ऑप्शन पहला सही, पहला दूसरा तीसरा सही है। जैसे ये आपका पेपर आया, ये तो उनने क्या 1 2 3 4, अब उसने विकल्प बनाया A B C D। एक में क्या कर दिया? पहला दूसरा चौथा सही है, फिर चौथा तीसरा पहला सही है, या दूसरा पहला चौथा सही है, या तीसरा पहला ये सही है। मतलब पूरी तरीके से जिसको रटा हुआ होगा, जिसको समझा हुआ होगा, वो निकाल के ले जाएगा। एक इसका भी बाप है, वो पता है क्या है? वो है A, इसको कहते हैं कथन, और R को कहते हैं निष्कर्ष। क्या होता है? एक कथन दे देगा, एक निष्कर्ष। और ऑप्शन क्या होगा? कथन A सही है, कथन B सही है, कथन A और R दोनों सही हैं, कथन A की सही व्याख्या करता है, कथन A की सही व्याख्या। तो इन दोनों क्वेश्चनों को लाने की जो रणनीति थी एग्जामिनर के माइंड में, वो यही थी कि बच्चा अंतर कर सके भाषा अर्जन में, मातृभाषा में और भाषा विकास में, जबकि ये तीनों चीजें एक हैं। अब समझ रहे हो? देखो एक कहावत है कि दुश्मन को हराना है, उसका पैटर्न समझना पड़ेगा। वैसे ही सीटेट है। और अच्छा प्रॉब्लम क्यों आ जाती है यहाँ पे? यहाँ सारा खेल होता है ब्लूप्रिंट का। अगर आप ब्लूप्रिंट समझ गए, जैसे मैं हूँ, मेरा मेन काम ब्लूप्रिंट में रहता है, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो ब्लूप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। परीक्षा पैटर्न बेसिस है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पकड़ेगा, मेरा इसी पे ही काम है। तो ये चीज़ जो है, ये अगर किसी स्टूडेंट को पता लग गई, वो सिलेक्शन ले जाएगा, और नहीं पता लगी तो भाई पढ़ता रहेगा। बाकी हमारे नोट्स आप चेक करके देखो, आपको कहीं भी किसी किताब में ये नोट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतने शॉर्ट हैं, इतने शॉर्ट हैं, अगर इसकी व्याख्या ना की जाए तो ये समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ तक बेस समझ में आ गया। तो अब तक आपने क्या सीखा कि बच्चे से अगर काउंटर करना है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये बच्चा प्राइमरी वाला नहीं है, ये CBSE वाला बच्चा है, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी मम्मी उसका ध्यान रखती हैं, उसे पावरफुल बनाए रहती हैं कि बेटा जितनी एनर्जी है टीचर के ऊपर, अरे नहीं रुकते हैं बच्चे। लेकिन आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट ना, मैं यहाँ कहूँगा स्किल्स हैं। अगर आपके अंदर स्किल हैं, बच्चे रोक लोगे। बाकी मेरी क्लास का हाल तो तुमने देखा ही है। क्या तुमने कभी देखा कि इतना शोर कर रहे हैं मेरी क्लास में बच्चे? देखा कितना शोर कर रहे थे, मतलब हद मचा दी। मेरी क्लास में क्या है, बच्चों का ये हाल रहता है, वो ऐसे नहीं चीखते हैं, इस तरीके से चीखते हैं। और आप चीखिए, चीखने के लिए हैं, शोर मचाइए। लेकिन क्या है, जब उन्हें कंटेंट पढ़ाया जाता है तो उन्हें तो ये पता ही नहीं लगता सर ने आज पढ़ाया, उन्हें ये पता लग गया पढ़ा दिया, उन्हें बाद में पता लगता है अरे सर तो पढ़ा गए। तो बच्चे को पता ही ना लगे, आप उससे पढ़ा दो। तभी तो मौर्य मॉन्टेसरी कहती है, क्या कहती है? खेल विधि। क्यों? बच्चे की स्वाभाविक प्रकृति क्या है? खेलना। खिलाओ किसके माध्यम से?
लेकिन इसका पूर्णतः प्रयोग नहीं हो रहा है। कक्षा 1 का बच्चा अगर CBSE में जा रहा है या कक्षा 2 का जा रहा है तो उसको वही पैटर्न अपनाना पड़ रहा है, कुछ याद करना पड़ रहा है, कुछ टेस्ट का। अगर आप कक्षा 1 की टीचर हो तो आप कक्षा 1 के बच्चे को गिनती खेल माध्यम से कैसे पढ़ाओगी बताओ? सर्किल बना के, फिर गोली बना के, वेरी गुड, और वेरी गुड, और चलो ये बिल्कुल सही है, जबकि इसमें खेल का सिद्धांत हो गया, ठीक है। लेकिन NCERT ने एक चीज़ और जोड़ी थी, उसमें श्रम का सिद्धांत। अब इस श्रम को आप कैसे ऐड करोगे? जैसे मैडम ने 3 तरीके बता दिए, एक गोली बना के, एक सर्किल बना के, बिल्कुल सही, पर यहाँ लग रहा है श्रम नहीं हुआ, मांसपेशियों का। अब कोई और करके सीखना ये भी है, पर बच्चा बैठा है, बैठा दिया बच्चों को जी, उन्हें अल्फाबेट के हिसाब से बैठाया जी, बोला आप ए हो, आप बी हो, मतलब पूरी ठीक है करके या 1 2 3 करके उनको बैठा दिया, ग्राउंड में बैठा दिया। तो उनको बता दिया कि आप बनो, जैसे एक लेबल जैसा बना देते जी, तो उस टाइप का लेबल जैसा बना दिया, उससे उनको बता दिया, पकड़ा दिया, या उनको पकड़ा दिया तो उनसे बोला कि 1। और हम इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं कि जैसे हमने एक मतलब चौक से बना दिया और उसमें भी अल्फाबेट लिख के हमने पढ़ा सकते हैं। हाँ, तो वही चीज़ हो गई जो आप बता रहे हैं, वो मैडम बता रहे हैं, एक ही चीज़ है। अगर मैं कहूँ इसमें श्रम का सिद्धांत जोड़ दीजिए जैसा कि एनसेट, तो क्या अच्छा होगा? अब बताओ, इससे बेहतर बच्चे बैठेंगे, खेलेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, ग्राउंड मिल चुका है आपको, अब आप क्या करेंगे? आप सब बच्चों को लाइन में खड़ा करेंगे, उनकी रनिंग कराएंगे, उन्हें रनिंग कराएंगे, और रनिंग करने के बाद ये कहेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किसका आया। बच्चों को तो गिनती आती नहीं। अब जब प्राइज लेने का नंबर आएगा तो ये जानना भी तो जरूरी है कि भाई फर्स्ट कौन आया। तो फर्स्ट का मतलब फर्स्ट होता क्या है, सेकंड होता क्या है, वो कंफ्यूजन रहेंगे, सर हमें तो गिनती आती नहीं। अच्छा, दौड़ में पता लग गया ये पहला आया, बोले भाई तो पहला होता क्या है, तो एक चिट बना के लाए बढ़िया, उसके यहाँ पे चिट पेस्ट करी, ये पहला नंबर। अच्छा, दूसरा किसका आया, वो उसका आए। अच्छा, 2 कैसे लिखा जाता है, कोई लिखो, नहीं पता, ये देखो ये 2 है। अब उन सबके चिटें लग चुकी हैं उनके उनके नंबर की, तो ये पहला आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया। अब बच्चे के माइंड में क्लिक, अच्छा बेटा ये कौन से नंबर पर आया है। अब वो आकृति तो देख रहा है कि कुछ कुछ ऐसी है बोले मैम जो क्या है, बोले ये 6 है, इसका 6 नंबर है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, दौड़ करानी है बट पहले ही नंबर लगा देने हैं, पहले ही नंबर लगा देने हैं। अब उन्हें उनके नंबर से जाना जाएगा। अब बच्चे को तो नंबर आता ही नहीं, तो वो ना चाहते हुए भी लर्निंग कर बैठेगा, उसकी क्या कर बैठेगा, लर्निंग। तो कहने का मतलब मौर्य मॉन्टेसरी ने ऐसे हजारों तरीके बताए हैं, जैसा कि फिजा मैडम ने आपको बताया था कि एक व्यक्ति था हेनरी क्रॉडवेल कुक, क्या कहा उसने, बस इतना ही कहा। अब उसने ये तो नहीं कहा कि खेल कैसे होगा, उनने ये बता दिया कि मेहमान आ रहे हैं कि मटर पनीर की सब्जी बना लो, पर ये नहीं बताया किस तरीके से बनेगी, मसाला भून के बनेगी, फ्राई होके बनेगी, या पूरी तरीके से सब कुछ मिक्स करा के बनेगी, कुछ नहीं पता। ये बताया किसने, गैरीसन ने। ये किसने बताया, मौर्य मॉन्टेसरी ने। ये किसने बताया, किलपैट्रिक ने। ये किसने बताया। तो जितने भी आपके खेल विधि के विद्वान वैज्ञानिक रहे या जो भी मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। और तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बच्चे से जो एनकाउंटर करना है या उसका जो हमें मुठभेड़ करना है उस बच्चे से, तो मुठभेड़ के लिए पहली साइकोलॉजी काम आएगी, दूसरा कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में लैंग्वेज। सोचो तुम अपनी सहेली से जिस लैंग्वेज में बात करती हो उस बच्चे तक कर सकती हो, क्या प्रॉब्लम आएगी, ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। तो आज हमने कल जो पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, भाषा अर्जन। आज किसके बारे में पढ़ेंगे, मातृभाषा और भाषा विकास, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द है मातृभाषा। बताओ भाई मातृभाषा क्या है, मदर टंग क्या होती है। ये फादर टंग क्यों नहीं कहा, मदर टंग ही क्यों कहा, फादर टंग भी तो अच्छी है। वाह, भेद एक देखिए, सब नहीं, जिससे कहा जाएगा, जिसको पता है वो हाथ उठाएगा और जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है, फादर टंग क्यों नहीं कहा गया, मदर टंग क्यों कहा गया। अच्छा, फादर से सीखते हैं बच्चे।
अगर मैं कहूं कि एक 4 साल का बच्चे ने अपने पिता को नहीं देखा तो आप क्या समझेंगे? महानगरों में पता है क्या होता है? पापा की जॉब का समय होता है कितने बजे? पापा उठ के अपने ऑफिस चले गए 7 बजे चले गए। प्राइवेट जॉब तो ऐसी होती है, या वो शिफ्ट में काम कर रहे हैं या उनकी रात की शिफ्ट है, तो पिताजी इनकी जॉब चली सुबह 5 बजे तक, पिताजी सो रहे हैं। बच्चा उठ के विद्यालय कितने बजे चला गया? 7 बजे। जब तक बच्चा आया तब पिताजी चले गए। कई साल तो ऐसा होता है कि बच्चे अपने पिताजी को देख ही नहीं पाते कि पिताजी कैसे दिखते हैं। ये महानगरों की स्थिति है भाई। ये पहली बार मुझे दिल्ली में पता लगा। जिस फ्लैट में हम रहते थे उसके पास वाले फ्लैट में जो मैडम रहती थी, तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कौन से हैं? वो बता ही नहीं पा रहा पापा कौन से हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सो के उठता तो पापा जॉब पे चले जाते, और जब वो स्कूल से आता तो पापा हो सकता है सो रहे थे, कुछ कर रहे थे। मतलब बच्चे का जो है वो आमना सामना पिता से नहीं होता। मजबूरी है भाई, क्या करा जाए। ठीक वैसे ही जैसे आपकी बहन है वो जॉब करती है, आपका शिफ्ट अलग है, तो जब आप अपनी शिफ्ट खत्म करके आई तब तक आपकी बहन जा चुकी है, अब आपकी बहन जब आई तब तक आप जा चुके हो। तो ऐसी स्थिति में फादर से ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब ये है कि पिता से ज़्यादा कनेक्शन में नहीं रहता। अपना अधिकतर समय किसके साथ देता है? माँ के साथ देता है। भाई पापा को जॉब पे भी जाना है, पापा को अपनी किसी और काम से जाना है, पर सबसे ज़्यादा करीब किसके रहता है? माँ के। अब जैसे पिता चाइनीज़ हैं, माँ अमेरिकन है, तो लैंग्वेज कौन सी आएगी? हाँ, चाइनीज़ कैसे आ जाएगी? हाँ, एक एग्जाम्पल और भी ये पता लगा, पिता टूरिस्ट उस पे क्या ना फॉरेन जॉब चले गए, और जबकि वाइफ को नहीं ले गए, बच्चा यहीं पे ही है। अभी बच्चा जो था वो 6 महीने का था, तो 6 महीने का बच्चा तो नहीं पहचानता है, मतलब कम पहचानता है। अब पिताजी आए 3 साल के बाद, तो कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? मातृभाषा। कहने का मतलब कंगारू थेरेपी। कंगारू थेरेपी क्या होती है? यह कंगारू एक कंगारू स्टाइल में पालन पोषण होता है बच्चे का। जैसे कंगारू का बच्चा देखा है क्या होता है? माँ के करीब रहता है, बस वही बच्चे का होता है। तो इसी को देखते हुए क्या करा गया? मातृभाषा। पिताजी की कोई लैंग्वेज हो वो सीखेगा मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा सीखेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? वेरी गुड। अच्छा, क्या बच्चा माँ से वास्तविक प्यार करता है या वो नकली प्यार होता है या वो असली प्यार होता है? अरे मैडम, आप सिद्ध करिए, आप ये सिद्ध करिए कैसे असली प्यार है वो। अपनी आवश्यकता पूरी होगी। वेरी गुड। यहाँ सावित्री मैम ने बिल्कुल सही बताया। वो इस पर रिसर्च की जा चुकी है, इस पर रिसर्च कई वैज्ञानिकों ने की, तो रिसर्च में ये पता लगा असल में वो माँ से प्यार करता ही नहीं है, माँ उसकी हर नीड्स को पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक भैंस पाल रखी है, आप 2 बहनें हैं, ठीक है। अब एक बहन क्या कर रही है? भैंस को चारा दे रही है, भैंस को थोड़ा कुछ और दे रही है, कभी एक्स्ट्रा चीज़ें खिला रही है। तो भैंस सबसे ज़्यादा किसे पहचानेगी? जो सबसे करीब पहचानेगी। और भैंस किसकी तरफ जाएगी? किसकी तरफ जाएगी? तो बच्चे का भैंस है वो माँ को जानता ही नहीं। उसे इतना पता है मुझे दूध चाहिए तो माँ, मुझे पानी चाहिए तो माँ, मेरा नहलाना है तो माँ। वो पूरी तरीके से आश्रित होता है किसके ऊपर? माँ के ऊपर। तो उसे माँ से लगाव हो जाता है। जैसे कि आप भी तो कम नहीं हो। जो भैया आपका ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा पैसे देता है, ज़्यादा जो चीज़ लाता है, वो भैया हमारा है। और जो भैया दूसरा नहीं ध्यान देता है, तो आप समझ सकते हो ना। तो हाँ, चाहे वो एनिमल्स की हो। भाई आपने एक डॉगी पाल रखा है, अगर आप डॉगी को बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, डॉगी आप ही के पास रहेगा, ठीक है। जैसे वो हमारे पड़ोस में एक छोटी बिल्ली पाल रखी है, तो वो 2 भाई हैं। एक भाई उसका बहुत ध्यान रखता है, उसके लिए चिकन ला के देता है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने की ला के देता है। तो मैं देखता हूँ हर समय उसी गोद में रहती है। जैसे ही वो आता है वो चढ़ के ऊपर आ जाती है। एक दिन मैंने ही प्रयास करा, मैंने आ जा तो यहाँ मुँह मारा, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी थी, दांत बैठ नहीं पाए, वरना फिर इंजेक्शन रेबीज के लगवाने पड़ जाते। तो वही बात आई मातृभाषा। किसकी बात आई? मातृभाषा कि बच्चा अपनी मातृभाषा सीखेगा। तो इसको अन्य अर्थ में मतलब मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि माँ जॉब करती है तो पिता को बच्चा संभालना पड़ता है। जो ऐसा होता है ना बेटा, अगर कार और बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी? बाइक की? कार वाले की? कि तुम्हारे किसके अनुसार किसकी? कार वाले की। अब कार में और ट्रक में हो जाए तो गलती किसकी? तो फिर समझ लो, और क्या बताऊं मैं, ठीक है। माँ के अंदर दया होती है, माँ बहुत प्यार करती हैं। अब जो मम्मी से कुटा है उसे पता है कि कुटना होता क्या है। भाई एक्सपीरियंस है ना अपना, कहने में बड़ा अच्छा लगता है। माँ दया की मूर्ति होती हैं,
ठीक है, माँ बहुत प्यार करती है तो चप्पल भी तो पड़ती हैं। हम कभी ऐसे नहीं पिटे, हमारा पिटने का तरीका अलग था। पहले 2-3 पड़ जाते थे, फिर हमें बताया जाता था कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब हमें पहले पिटना होता था, इसके बाद हमें पता लगता था हम किस बात पे पिटे हैं। ठीक है, तो वो सब अच्छी बातें लगती हैं साहित्य में, जैसे बादल आए हुए हैं, घन बरस रहे हैं, बहुत सुहाना मौसम है। कहाँ है भाई? जो भूखा नंगा आदमी है उससे पूछो क्या सुहाना। जैसे हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रदीप सर, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक पेट भरे हुए आदमी को रात के 12 बजे ताजमहल दिखाइए, चांदनी रात में। पेट भरा हुआ है और अकाउंट भी भरा हुआ है, अकाउंट भी भरा हुआ है, पेट भी भरा हुआ है। अब रात के 12 बजे उसको चांदनी रात में ताजमहल दिखाइए, उससे सुहाना प्रतीत होगा, उससे उसमें प्रेम की आत्माएं दिखाई देंगी, उससे प्रेम करने वाले लोग दिखाई देंगे और अपने पुराने एक्सपीरियंस याद आएंगे कि उसकी भी अपनी एक प्रेमिका थी और उसने, सोचो शाहजहां ने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया है, तो मैं भी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ कर पाता। कुछ करे ना करे तो वो उसे फील करेगा और उसे महसूस करेगा। अब कंडीशन चेंज कर दो, आदमी भूखा और नंगा है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अकाउंट खाली है। अब रात के 12 बजे उसे वहीं पहुंचाओ तो क्या होगा? उसे भूत दिखाई देंगे, डरावना प्रतीत होगा और वो कांपने लगेगा। तो कहने का मतलब जिस शब्दों की महिमा है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास आपका अंदर से चैन है, सुख है, तो आप कुछ अच्छा महसूस कर सकते हो, वरना तो कंडीशन आपको पता ही है। आज ही के अखबार में आया है, एक 23 साल के बीएड के स्टूडेंट की डेथ हो गई और डेथ का कारण ये रहा कॉलेज में वो नींद की गोलियां लेने लगा। अभी तो बेटा तेरा बीएड भी नहीं हुआ तो नींद की गोली की ओवरडोज हो गई, आज ही के अखबार में है। क्या ज़रूरत है? उसे अंदर से सुकून नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी आफत है वो है मोबाइल और उसका समाज से कनेक्शन। तभी तो मैं कहता हूँ अगर वास्तव में जॉब लेना चाहते हो तो वेदांत पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? वेदांत पे। वेदांती क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत क्या है? जगत का मतलब जितना भी झूठ तो है ही नहीं। अगर झूठ है तो हम कहाँ से होते? पर कब तक झूठ है? जब तक हमारी जॉब नहीं लग रही तब तक ये क्या है? झूठ है, ये मिथ्या है। जिस दिन तुम्हारी भाई जब लग जाएगी जॉब तो 60-65 हज़ार कहाँ फूकोगे? तब तो मामला खराब हो जाएगा। फिर तुम कहोगे जगत मिथ्या, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई कि आप थार लेके आओ या आप XUV लेके आओ या आप एप्पल का मोबाइल लाओ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो मतलब कब है? जब तक जॉब ना लग जाए। तो भाई जब तक जॉब ना लग जाए तब तक जगत क्या है? मिथ्या है, जगत झूठा है। तो मातृभाषा हो गई। अब ये कह रहे हैं सभी संकल्पनाएं। तो यहाँ एक शब्द आया है संकल्पना। आप चाहो तो इन शब्दों को नोट करते हुए चलो। संकल्पना, इस संकल्पना का मतलब कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम मैंने कल क्या बताया था? अवधारणा। देखो जिसने सीटेट में शब्दों को समझ लिया, शब्दों का अर्थ पकड़ लिया, उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बाकायदा आपकी एक कॉपी मेंटेन होगी वर्ड मीनिंग की। तो पहला मीनिंग लिखिए संकल्पना और उसके आगे लिखिए कॉन्सेप्ट, उसके आगे लिखिए अवधारणा, उसके आगे लिखिए संप्रत्यय, संप्रत्यय, और हाँ उसके आगे लिखिए प्रत्यय, केवल प्रत्यय। गेम आया समझ में कि इन सबका एक ही मतलब है, वो है कॉन्सेप्ट। तभी तो कहते हैं क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? भाई पता लगा पड़ोस में लड़ाई हो गई, अब तुमने पूरी कहानी बताई, वो कह रहा है भैया ये तो बता दो हुई तो हुई किसमें? भाई दो ही चीज़ें चाहिए होती, किसमें हुई, क्यों हुई। अगर ये दो चीज़ पता लग गई तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट। तो सभी कॉन्सेप्ट मातृभाषा में बनते हैं। क्या करते हैं? बनते हैं। सभी कॉन्सेप्ट किसमें बनते हैं? मातृभाषा में। अब ये चीज़ मुझे समझाओ, कोई एग्जाम्पल देकर समझाओ। अगर केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देना है, देखो एक बात बताऊँ, सुपर टेट के चक्कर में रहोगे, फंस गई भर्ती 3 साल, तो क्या करोगे? कम से कम केंद्रीय विद्यालय की आएगी। केंद्रीय विद्यालय की मेरिट तो बहुत कम गिरती है, बस सारा खेल इंटरव्यू का। इंटरव्यू दो, केंद्रीय विद्यालय में जॉब लो, दिक्कत क्या है? और जब तुम्हारी सुपर टेट आए वहाँ यहाँ वहाँ रिजाइन, यहाँ पर ज्वाइन। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बताओ मुझे एग्जाम्पल देके। मतलब सर बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है वो मातृभाषा में ही देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा मतलब आता उसकी मातृभाषा थी। थोड़ा सा और आप जैसे एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं।
इसी के लिए तो आपको फीस देना पड़ती है। अगर डायरेक्टली लिखवा के मैं छोड़ देता फिर मैं इतना ही कहा लेता, फिर तो मुझे 2000 दो, बात खत्म कर जाओ। दिक्कत क्या है भाई, मैं आपको लिखा दूंगा, आप रट लो और रटने के बाद आप क्या करो, घर जाके याद कर लो, पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपका बच्चा है कक्षा 2 का, तो कक्षा 2 में एक टॉपिक है लीव, पत्ती, पत्ती और पौधे, पत्ती और पौधे। अब छोटा बच्चा आया, आपने उससे पूछा बेटा अच्छा आप लोग नाश्ते में क्या क्या खा के करके आए हो नाश्ते में, तो कोई कहेगा चाय पी के आए, कोई कहेगा दलिया खा के आए, कोई कह रहा फ्रूट, कोई कहेगा सब्जी रोटी, कुछ भी। अच्छा ये सब्जी रोटी बनती कहाँ पर है? अरे किचन में बनती है। अच्छा किचन में बनती है, किचन घर में किचन होता है? हाँ किचन होता है। तो किचन में कैसे बनती है रोटी? सर जी सबसे पहले आग जलाई जाती है, फिर कुछ सब्जी उब्जी होती है, फिर मम्मी जो हैं उसे बनाती हैं। अच्छा अच्छा ये होता है। तो तुम्हारा खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। अच्छा खाना खाने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। वेरी गुड, गुड आंसर, एनर्जी मिलती है। अब आप ये भाषा हिंदी में कर रहे हैं उससे, किसमें कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं। अच्छा कि खाना किचन में बनता है, एनर्जी कहाँ मिलती है? खाने से एनर्जी हमको मिलती है। सो अच्छा क्या क्या चीज़ चाहिए होती है खाना बनाने की तुमको? तो बच्चा कहेगा सर जी पहली चीज़ तो चाहिए होती है आग, दूसरी चीज़ चाहिए होती है सब्जी, और तीसरी चीज़ चाहिए होती है पानी, और चौथी चीज़ होती है मम्मी जी। अगर मम्मी जी ना है तो पापा। हाँ वो बात, मैं ऐसा कोई पूर्वग्रह की बात नहीं कर रहा, या कोई भी बना सकता है खाना, ठीक है, खाना या कोई भी बना सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें चाहिए। अच्छा तो बताओ बेटा पौधा, तुम्हें एनर्जी मिलती है, तुम दौड़ती हो, पौधा भी तो ग्रो करता है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? बच्चा कुछ सोचेगा, कुछ माइंड में सर्चिंग करेगा, कुछ जवाब दे भी सकते हैं कि पौधा अपना खाना बनाता है। मैंने बताया हर कक्षा में 1-2 बच्चे प्रतिभाशाली हो जाते हैं, एक तो होगा ही होगा हर कक्षा में, वो बता देगा सर कि पेड़ का पौधा या प्रकाश संश्लेषण, वो कुछ बात करेगा। कुल मिलाकर आपको जो बी के स्टूडेंट पर फोकस करना है। तो आप कहोगे अच्छा पता है बेटा जिस तरीके से तुम्हारे किचन में जो सब्जी बनती है उसमें आग सब्जी पानी चाहिए होता है, वैसे ही एक पौधा होता है और उस पौधे का अपना एक किचन होता है, और उस किचन का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? पत्ती। जिस प्रकार तुम्हें आग सब्जी पानी चाहिए होता है, वैसे ही इसको बताओ क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, अब प्रयोग करवा लेंगे उससे बहुत आसानी से। लाओ बेटा पौधा ले आओ, ये क्या करो पौधा ले आओ। वो ग्राउंड में भागता भागता जाएगा, या तो पत्ता तोड़ रहा है या टहनियों खेल रहा है। अब वरना गमले तो लगभग होते ही हैं, एक गमला ही उठा लाएगा वो ऐसे करके। पर बच्चा थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, जे नहीं छोटे से को भेज दिया गमला लेने जाओ, वो गमले के साथ वहीं गिर जाए तो पता लगा और समस्या आ जाए। आपने क्या करा, गमला मंगा लिया। अच्छा बेटा आप इसे अगर ठंड में रखोगे तो क्या ये ग्रो करेगा? नहीं सर, ये सूरज की रोशनी में करेगा। आप पानी दोगे तो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले नंबर पे इसे क्या चाहिए? सूर्य का किरणें। नंबर 2 पे क्या चाहिए? पानी। और एक चीज़ और चाहिए जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरीके से किचन में आग सब्जी पानी चाहिए तभी खाना बनेगा, इसी पौधे के साथ क्या होगा, जब इसको सूरज मिलेगा, पानी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये खाना बनाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट बच्चे को तुमने समझाया, क्या तुम बताओ बच्चे को समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट मैं हिंदी में ना समझा के बंगाली में समझाऊं? मुझे नहीं आएगा, नहीं आएगा। इंग्लिश में समझाऊं? बस यही बात ये कह रहा है। और सीबीएसई बोर्ड का यही एक रीजन है कि जिस बच्चे की लैंग्वेज पे पकड़ आ जाती है वो कॉन्सेप्ट समझ लेता है, और जिसकी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं आती है वो उलझ जाता है। उसे 2 जगह लड़ना पड़ रहा है, एक लैंग्वेज से, कॉन्सेप्ट से। और हमारा यूपी बोर्ड वाला क्या कर रहा है, इस चीज़ को समझा अमेरिका ने, चाइना ने और जापान ने। आज तीनों की कंडीशन देख लो, वो इस चीज़ को समझ गए कि साइंस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, जो पढ़ाना है वो किस में पढ़ाना है। और यही बात एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी। एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटस है कि मतलब उन्होंने एक स्टेटस लिखा था, एक क्विट्स लिखा था कि जिस दिन हम चीनी और जापानियों की भांति विज्ञान को अपनी मातृभाषा में पढ़ने लगेंगे उसी दिन हम भी विकसित हो जाएंगे पूरी तरीके से। क्लियर हो गया? ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कहीं लड़ाई हुई, तुमने उसे उसकी लैंग्वेज में ना समझा के अपनी लैंग्वेज में समझा दिया।
तो कई बार हो जाता है, जैसे अपनी जो शॉप है तो शॉप पे क्या होता है, कभी कभार जब मैं या थोड़ा पढ़ते पढ़ते या थोड़ा वर्क करने के बाद थक जाता हूँ तो मैं टहलता हुआ रोड पे पहुँच जाता हूँ। तो उस शॉप पे कई तरीके के काम होते हैं। तो पास में एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कुछ जो वर्कर हैं वो तमिलनाडु के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ बिहार के हैं। तो वो किसी काम से आते हैं क्योंकि जन सुविधा केंद्र है तो वहाँ वो लोग आते हैं। तो जब वो लोग आते हैं तो उनकी लैंग्वेज बड़ा डिफरेंट होती है। अब जो चेले हैं वो सब क्या कह रहे हो भाई समझाओ, तो वो मैंने देखा कई बार वो इशारों में बात करते हैं कि ये करना है, हालांकि उन्हें थोड़ी बहुत आती है। लेकिन मैं तो अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ देखते हैं कि सारा खेल किसका है, भाषा का है। कई बार वो जल्दबाजी में कोई बात कह देते हैं, ना मैं समझ पाता ना वो समझ पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, भले ही आप पढ़ाओ इंग्लिश में लेकिन उसे कॉन्सेप्ट जो है हिंदी में समझा दो, उसकी मातृभाषा समझा दो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। बालक द्वारा मातृभाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया था कि अगर बच्चा क्लास में आ रहा है और अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक क्या करेगा। ये नेचुरल है भाई। ये बताओ, आप कितनी भी इंग्लिश सीख जाओ ब्रिटिश एकेडमी से, आपके 2 थप्पड़ जिस दिन पड़ेंगे मम्मी के, तो मम्मी से इंग्लिश में बात करोगे हिंदी में? भाई तुम दिन रात इंग्लिश में बात कर रहे हो, मम्मी से भी पापा से भी, मम्मी ने 2 हाथ जड़ दिए तो कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, स्वाभाविक है। अब अचानक अल्पना और रचना रोज इंग्लिश में बात कर रही हैं, इन पे कोई आफत आ गई और इनको षड्यंत्र रचना पड़ा। क्या रचना पड़ा? षड्यंत्र। किसके खिलाफ? जयश्री के खिलाफ। तो वो षड्यंत्र किस भाषा में होगा, इंग्लिश में या हिंदी में? स्वाभाविक होगा। या जब आप पे विपदा आएगी तो आप किस पे बोलेंगे? हिंदी पे। जैसे मेरे भाई को जब पबजी की लत लगी थी तो वो जब पबजी खेलता था और रात के 3 बजे बचाओ बचाओ हेल्प हेल्प, मैं चक्कर में पड़ जाता, ये हेल्प बचाओ क्या है, देखा वो पबजी खेल रहा है, भाई तू यहाँ से जा, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, जो भी होता है किसमें, मातृभाषा में। अब ये अगली बात कह रहे हैं, यदि बालक मातृभाषा का प्रयोग शिक्षक, अगर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो करेगा ही, तो शिक्षक को उसकी भाषा समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, या डांटना चाहिए, समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उससे उसी की भाषा में थोड़ी सी बात करना चाहिए। जेम कतरे देखें आपने, उनका क्या पैटर्न होता है जब वो जेम काट लेते हैं आपकी। नंबर फर्स्ट, वो आपको ये एहसास ही नहीं होने देते हैं हम कोई अलग चीज़ हैं, वो आपसे आपकी भाषा में बात करते हैं, आपसे दोस्ती रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। वो जुड़ते किससे हैं, लैंग्वेज से। अगर सोचो वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, तुम अलग, वो अलग में, तो क्या कनेक्शन जुड़ पाएगा? कनेक्शन कब जुड़ता है, एक भाषा में होता है। तो टीचर को क्या कर, अच्छे से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बच्चा अगर मतलब जो, अगर बच्चा जो है वो मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। वेरी गुड, समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जैसे मेरे साथ KVS में यही हुआ था, एक लड़की मतलब असम की थी। होता क्या है केंद्रीय विद्यालय में ये होता है कि जैसे असल में केंद्रीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है। ये बनाया गया था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आज उनकी ड्यूटी है केरल में, कल है कन्याकुमारी, अगले महीने कहीं है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही थी, तो इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, पूरा भारत एक सिलेबस, एक ड्रेस, एक कॉन्सेप्ट कि अगर मान के चलो ये है नेहा है, अब नेहा का के पापा का जो है ट्रांसफ़र कश्मीर हो गया और इससे पहले इनका ट्रांसफ़र कहाँ था, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो सिलेबस जहाँ से इनका चल रहा था कश्मीर में इनको वहीं से ही मिलेगा। ऑल इंडिया एक टाइम टेबल कि कब कौन सा चलेगा। अगर यहाँ फीस जमा है तो वहाँ फीस जमा मानी जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए बनाया गया। तो एक स्टूडेंट थी, वो असम की थी। अब उसे भी पता था कि मुझे आसामी नहीं आती, बच्चे को पता है। अब वो जान पूछ के असम में ही कुछ ना कुछ, बेटा हिंदी बोल ले, मेरे को कुछ क्लियर नहीं होता, तब भी उसे बोलना आसामी था। तो मैंने कई बार उसे समझाया, मैं देखो बेटा जानते तुम भी हो मुझे आसामी नहीं आती, अब मैं समझने का प्रयास कहाँ से करूँ, तुम स्पीड इतना पकड़ते हो कि मेरे को भाई मीजो भाषा नहीं आती ना, या आसामी नहीं आती, तो आप करो। लेकिन वो उसको कुछ ना कुछ कहना होता था तो आसामी में कहती थी। अब भाई क्या पता वो क्या कहती थी, अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोले तो समझ में आ जाए। तो ये आपको चुनौती सामने आएगी, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको आराम से उसकी भाषा समझना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें कम्युनिकेशन के 3 प्रकार दिए, नंबर 1, नंबर 2 और तीसरा
सांकेतिक, जिसको कहते हैं इशारों में बात को कहना, ठीक है। तो बस वही बात कह रहे हैं कि इसमें प्रयास करना चाहिए। अब कह रहे हैं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाला बच्चा स्व अभिव्यक्ति को जानता है। इसका क्या मतलब है? बच्चा स्व अभिव्यक्ति को जानता है। अच्छा, उसकी एज क्या हो सकती है उस समय? 5 से 6 वर्ष। KVF ने तो 6 साल कर दी है, 6 साल उसकी एज होगी, तो भैया 6 साल में तो अपनी बात कह ही देगा। पता लगा उसे भूख लग रही है, अगर वो यही ना कह पाए मैम मुझे भूख लग रही, तो कैसे बात बनेगी? वो अपनी स्वाभिव्यक्ति कर सकता है। मातृभाषा व अन्य दूसरी भाषाओं की संरचना में अंतर होता है, अतः बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। यहाँ पे 2 कीवर्ड है। सीटेट में असल में कीवर्ड ही समझना है, कुछ है ही नहीं। जैसे एक कीवर्ड है मातृभाषा और एक कीवर्ड है अब तीनों को एग्जाम्पल देकर समझाए दे जरा। बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे इसके, अगर डायग्राम वाले नोट्स बनाओ तुम। जो कहा कि के हटा दो, डायग्राम पे ले लो केवल से। बताओ बताओ। बच्चे जो होता है वो जो भी आप बता रहे थे मातृभाषा, उसकी मातृभाषा में जैसे मैं अपनी बात फिर दोहराता हूँ, मातृभाषा व अन्य दूसरी भाषा की संरचना स्ट्रक्चर में अंतर होता है, अतः बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है। इसको एग्जाम्पल देके बच्चे का ही समझा दो कि आप एक टीचर हो, और आप ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, आप एक टीचर हो। मैं इसका क्वेश्चन भी बना दूंगा अभी, तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर क्वेश्चन बना लेंगे। लगाओ, खुला क्वेश्चन है, सभी सोचो। जैसे कोई बच्चा है, एक तो मतलब कि एक अपने यहाँ का है, एक कहीं बाहर का है, तो क्या नाम है उसको ये नहीं है कि मतलब चलो मैं समझा जी। समझ में आ रहा था। तो ऐसे बच्चों आपको कठिनाई आई थी, आपको कठिनाई हुई थोड़ी, उसको शायद आप ये भी कह सकते थे कि कुछ थोड़ा सा हम समझे, कुछ आप समझो। कहने का मतलब मैडम सही पहुंच रही हैं, लेकिन थोड़ा सा 80% तक इनका आंसर हम सही बता सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा परिवर्तन कर दे कि ये बच्चा लर्नर बन जाए एक बार को, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, जो बात आप कहना चाह रही हैं वही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। मातृभाषा बोले तो हिंदी, अगर बच्चा यूपी का है। दूसरी भाषा क्या है? मानक भाषा क्या है? अन्य भाषा सांस्कृतिक भाषा, संस्कृत, ठीक है। मातृभाषा हिंदी, यूपी की बात कर रहे हैं, कहाँ की? यूपी की हिंदी। दूसरी भाषा क्या हो गई? कोई भी भाषा हो गई। अब वो कह रहा है इनकी संरचना में अंतर होता है। संरचना क्या है? संरचना अंतर होता है, दोनों में अंतर है, अंतर होता है, अतः बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है। नहीं, जैसे हिंदी है, बच्चा हिंदी है, आप यूपी में तो हिंदी बोली जाती है, आपको जानता है। वो अब फ्रेंच भाषा में अगर ये बनाओ तो नहीं समझेगा, उनसे बात करना पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये होता है, पहली भाषा क्या हो गई? हिंदी होगी। पहली भाषा जो हो गई वो हिंदी हो गई, तो मातृभाषा है वो सीख जाएगा, वो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन वही दूसरी भाषा है उसे प्रॉब्लम आएगी, किसमें? अंग्रेजी में और फ्रेंच में, रूसी में और संस्कृत में। ये समझने प्रॉब्लम है। बस यही कहना चाह रहा है कि बच्चे को मातृभाषा व अन्य दूसरी भाषा की संरचना में अंतर होता है, ये अलग है, ये अलग है, अतः बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है, ये नहीं, ये वाली। और यही कारण है कि आपको जब हिंदी पढ़ाई जाती है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी, बच्चे को पढ़ाओगे मन भी करेगा। आप कह रहे हो कितने मज़े हमारे होते अगर पेड़ भी चलते होते, बांध तने में उनके रस्सी, जहाँ चाहें वहाँ ले जाते। भाषा क्या है? हिंदी, उसको समझ में आ रहा है। अब यही पोएम तुम उसे फ्रेंच में पढ़ाओ, या उसे पढ़ाओ रूसी में, या पढ़ाओ संस्कृत में, तो क्या होता है? समझ में नहीं आता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि मातृभाषा व दूसरी भाषा संरचना में अंतर होता है, अतः बच्चे को सीखने में क्या होती है? कठिनाई। मातृभाषा का क्या होता है? अर्जन, और इसका क्या होता है? अधिगम। क्या किसी को हिंदी सीखने में कठिनाई होती है?
और संस्कृत सीखने में होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो ये क्या है, भाषा विकास। तो ये क्या था, मातृभाषा। अब भाषा विकास में क्या अंतर है, मातृभाषा भी आई है, अब ये भाषा डेवलप कैसे होगी। जैसे बीज आपने लगा दिया, बीज आपने, अब बीज का क्या होगा, डेवलपमेंट। तो वही आया भाषा विकास, भाषा विकास। तो इसमें क्या क्या है, देखो मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, इसका एक रीजन ये है कि सुकरात जिसने जहर का प्याला पी लिया क्वेश्चन मेथड के खातिर, वो चाहता जहर का प्याला नहीं पीता। प्लेटो ने उसे बताया, प्लेटो गया सुकरात के पास, जब उसे जहर का प्याला पिलाया जाना था उससे एक दिन पहले गया, बोला मैंने जेल वालों को पैसा भर दिया, मैंने पुलिस वालों को पैसा भर दिया, मैंने बॉर्डर वालों को पैसा भर दिया, वो सब तुमको भगा देंगे जेल से बाहर। तो सुकरात बोला अगर मैं जेल से बाहर चला गया, अच्छा मैं बीच से बात कर रहा हूँ, कहानी पता है सुकरात की क्या है? सुकरात की कहानी क्या है, यूनान का एक दार्शनिक था, और दार्शनिक की कहानी क्या है, ये यूनान में रहते थे, तो ये लोगों से क्वेश्चन पूछते थे। असल में वो क्वेश्चन नहीं थे, उसको लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। इनकी असली कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुकरात जो थे उनके अंदर ज्ञान की इच्छा ज़्यादा थी, वो ज्ञान जानना चाहते थे, तो वो ज्ञान के लिए क्या करते थे, नेहा को पकड़ लिया, नेहा इस टॉपिक पर बताओ। तो जब उन्हें ये समझ नहीं आता था तो नेहा से क्वेश्चन करते थे। जैसे आप क्या करते हो, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं पूछता हूँ एनी क्वेश्चन, तो जब आपको क्लियर नहीं होता है आप क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा क्यों हुआ, इससे टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होता है। कंडीशन फर्स्ट कि टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होता है। तो सुकरात भी यही करते थे, जब उन्हें टॉपिक क्लियर नहीं होता था वो क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन उनके चेलों ने इसे गलत अर्थों में ले लिया। क्या ले लिया, गलत अर्थों में क्या ले लिया, पकड़ लिया। किसी विद्वान की तरफ हमें बताओ, तुम सिद्ध करो तुम टैलेंटेड हो। तो कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट था उसका रूप बिगड़ गया। एक बार उन जज को पकड़ लिया, इधर आओ, तुम अभी जो फांसी की सजा का फैसला सुना के आए हो तो तुम भी तो हत्यारे हो भाई, तुम हमें बताओ। जज को पकड़ लिया, जुडिशरी, न्यायपालिका, किससे पंगा लिया, गुरु तो बेचारा गुरु था, वो नहीं बुढ़ा, चेले बढ़ गए न्यायपालिका से। इधर आओ, जज हो तुम, हाँ अभी तुम फैसला सुना के आए हो, तो क्यों सुनाया, बोले उसने हत्या करी तो मैंने उसे फांसी चढ़ाने का आदेश दिया या जहर का प्याला देने का आदेश दिया। बोले अच्छा तुमने जहर का प्याला देने का आदेश दिया तो तुम भी तो कातिल हो, तुमने उसे आदेश दिया। बोले क्यों, हम क्यों कातिल हैं, हम तो न्याय कर रहे हैं। बोले तुम भी कातिल और जो आदमी जहर का प्याला दे रहा है वो भी कातिल, तुम सिद्ध करो तुम कातिल नहीं। अब जज तो सर पकड़ के बैठ गया, बोले यार बात तो तुम्हारी भी सही है, उनने हत्या करी वो कातिल, अब हमने उसकी हत्या का आदेश दिया हम कातिल। उन्हें लगा जज को बुरा कि बताओ यार आजकल के बच्चे जो हमसे उलझ रहे हैं, और किसकी वजह से, इनका गुरु कौन है, सुकरात। एक दिन उलझ गए चर्च के पादरी से, जो चर्च का पादरी होता है। बोले जरा हाँ, राजा के पिता कौन है, बोले हमें नहीं पता। बोले तो पिता नहीं है तो कैसे, बोले देवताओं का आशीर्वाद है। बोले ये तो अनैतिक है, जहाँ पिता ना हो फिर बच्चा अनैतिक है। तो पादरी को बुरा लगा, उन्हें राजा से शिकायत कर दी। बोले राजा आपके बारे में ऐसा कहा। तभी तो कहते हैं ओझा सर क्या कहते हैं, पावर से कभी भी उलझना नहीं चाहिए। जो वो होता है ना, क्या होता है, गांव में जो बच्चे होते हैं वो पानी वाले सांप को लहराते रहते हैं क्योंकि उसमें पावर, क्या किसी ने कोबरा को लहराते हुए देखा है? तो वो उलझ गए जाके सीधे। अब पहले उलझे किससे, जज से, न्यायपालिका से, फिर उलझे क्राउन से, राजा से। राजा का पारा चढ़ गया, न्यायपालिका पहले ही खाए बैठी थी, मुकदमा चला दिया किस पे, सुकरात पे। और मुकदमा चलने के बाद मुकदमा कहाँ पहुँचा, उसी जज के पास जिस जज को उन्होंने परेशान किया था। बोले अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब बेटा तुमसे निपटते हैं। होता है ना, तो पता लगा बोले बेटा बहुत परेशान कर लिया तुमने, कभी तो फंसोगे ना हमारे चंगुल में। तो वही वाली बात हुई, सुकरात फंस गए। लेकिन तब तक सुकरात का ये विचार फैल चुका था, क्वेश्चन मेथड से क्या होता है, दिमाग जागता है, सर्चिंग होती है। तो फिर प्लेटो ने कहा कि मैंने सब में पैसा भर दिया, भाग जाओ। तब सुकरात ने कहा आज अगर मैं भाग गया तो मेरा शरीर तो बच जाएगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। लेकिन अगर आज मैं जहर का प्याला पी के मर गया तो मेरा शरीर तो मर जाएगा और मेरे विचार अमर हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट उठाया तुम्हारा किसने, ब्लूम ने। वही कॉन्सेप्ट उठाया एजे हर्वर्ट ने।
हार्वर्ड ने उठा लिया। वो क्या था कि बच्चे को जब पढ़ाओ तो क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से 3 काम होते हैं। पहला, अगर उसे उसका आंसर पता है तो वो और खुश हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा कि सर ने जो हमसे पूछा हमें उसका आंसर पता था। लेकिन अगर नहीं पता है तो माइंड में सर्चिंग होगी, जैसे ही टीचर उसका आंसर देगा वो हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तभी तो जब आप लोग पेपर दे के आते हो वो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहते हैं। और तीसरी बात, अगर उसका आंसर गलत होगा तो आप बताओगे, टीचर वहाँ करेक्शन करेगा और सही आंसर दे देगा। क्लियर हो गया? तो ये है क्वेश्चन मेथड। इसके जनक कौन है? सुकरात। क्लियर? बहुत महान दार्शनिक। तो इसलिए क्वेश्चन मेथड पे रहना है। भाषा विकास का मतलब ये है, बीज जो है वो भूमि में पहुंच चुका है, अब उसका क्या होना है? विकास होना है। ठीक है? तो भाषा का विकास, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो जैसा कि मैंने बताया, सीटेट आपको फांसेगा शब्दों में, तो यहाँ पे एक शब्द आया है, इसका मतलब बताइए। निरपेक्ष का मतलब इस शब्द का इस्तेमाल पॉलिटी में भी होता है, राजनीति विज्ञान में। धर्मनिरपेक्ष, अगर कभी भी शब्द याद ना आए तो अपना माइंड लगाया करो। जैसे ये शब्द आया निरपेक्ष, तो पॉलिटी में क्या आता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म हमारे लिए सगा नहीं है, सारे धर्म हमारे लिए समान है। तो निरपेक्ष का यही मतलब है कि भैया हम किसी के नहीं हैं, हम सबके हैं। जैसे अगर एक माँ की 4 पुत्रियां हैं तो माँ कैसी है? निरपेक्ष। कैसी है? वो सबके लिए कैसी है? निरपेक्ष। ये नहीं कि एक पुत्री के लिए सगी हो गई और 3 पुत्रियों के लिए गलत, सही नहीं, सौतेली। ऐसा होता है? तो सबके लिए व्यवहार जो है वो सेम है, हाँ? किसी के लिए भी अलग नहीं। वेरी गुड। अगर सबके लिए समान व्यवहार है, सब उसके लिए समान है, तो वो क्या है? निरपेक्ष। तो भाषा का विकास भी कैसा होता है? निरपेक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि जो ये नेहा है ये ब्राह्मण है तो इसका विकास ज़्यादा होगा, अब जयश्री जो है वो मुस्लिम है तो इसका जो विकास है वो कम होगा, अब सावित्री मैम जैन धर्म से संबंध रखती हैं तो इनका विकास अलग होगा। भाषा धर्म नहीं देखती, जाति नहीं देखती, संप्रदाय नहीं देखती, एरिया नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती, वो सब में कैसा होता है? बराबर है। यही कारण है कि भारत में चाहे ईसाई धर्म का बच्चा हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे पारसी धर्म का हो, चाहे यहूदी धर्म का हो, उन सबकी भाषा एक सी डेवलप होती है। ऐसा नहीं है भाषा कहती है रुक जाओ भाई तुम यहूदी हो, हम तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है? वो बात अलग है उनकी पर्सनल भाषा कौन सी है। सिख लोग जो हैं वो उनकी गुरमुखी रहती है या दूसरी भाषाएं रहती हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन भाषा का विकास निरपेक्ष है, कोई भी जाति धर्म नहीं देखता। क्या क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ूं? अगर ये डाउट हो तो बताओ मुझे यहाँ पे। मतलब भाषा डेवलप होगी। अब जैसे असम एक राज्य है तो उसमें हर धर्म के लोग हैं, तो सभी को असमी आएगी नहीं आएगी? आएगी। बात करता। अब गुजरात में हर धर्म के लोग हैं, सबको गुजराती आएगी नहीं आएगी? मराठी में हर धर्म के लोग हैं, मराठी आएगी नहीं आएगी? आएगी। क्लियर? प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का अर्थ ठीक ढंग से भाषा का प्रयोग करना है। ये बात जस्ट ये वाली बात है। ये कि प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का अर्थ, अगर आप बच्चा प्राथमिक स्तर पर है और आप चाह रहे हैं बच्चे का भाषा विकास हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो भाषा का ठीक ढंग से प्रयोग कर सके। वो ऐसा ना बोले नेहा तुम कहाँ जा, नहीं नेहा कहाँ जा रहा है, वो ये बोले नेहा दीदी कहाँ जा रही हैं। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है। शुद्ध भाषा का, शुद्ध का ना करे, ठीक ढंग से कर सके। शुद्ध मतलब ठीक, ऐसा ना कहे ये लड़की हो के कि मैं लड़की, बच्चियां होती हैं मैं खाना खाऊंगा मैं जाऊंगा, तो वो अपनी भाषा सही ढंग से प्रयोग कर सके। या ऐसा ना बोले पापा कहाँ गई, पापा कहाँ गई, मम्मी कहाँ गया, तो वो ऐसा ना बोले, वो थोड़ा सा ढंग से बोले। तो ये क्या लिखा है? ढंग। क्या लिखा है? ठीक ढंग से प्रयोग करें। भाषा कुशलता पर अधिकार, थोड़ी बहुत भाषा उसे कुशलता के साथ आ जाए। देखो व्याकरण संपन्न तो नहीं हो सकता, वो तो आप भी नहीं है, जबकि आप तो इतने बड़े हो गए, गलतियां तो आप भी करते हैं, तो बच्चा भी तो करेगा, लेकिन वो अपनी बात सही ढंग से कह सके। ये ना बोले पापा आज चली गई, ऐसा ना बोले पापा नानी घर गई, पापा नानी घर जाएंगी,
प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके बारे में, वो ऐसी लैंग्वेज बोलते थे तो इतनी उन्हें लगता था हमारा मजाक बना रहे। हम उनका मजाक नहीं बनाते थे, हमें अंदर से हंसी आती थी। और हंसी दो प्रकार की है, एक आप कंट्रोल कर सकते हैं और एक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ना कंट्रोल कर, तुम कहाँ जाती, तुम पढ़ाई पे ध्यान, तुम फोकस कहीं और। तो कहने का मतलब वो अपनी भाषा का ठीक ढंग से प्रयोग कर सके। भाषा शिक्षक को बच्चे की रचनात्मक शक्ति बढ़ानी चाहिए, अतः उन्हें अवसर दें। यहाँ दो कीवर्ड आए हैं, एक कीवर्ड आया है रचनात्मक शक्ति और दूसरा ये कौन समझाएगा एग्जाम्पल देके। देखो मैं एग्जाम्पल की बार बार बात कर रहा हूँ, कभी भी तुम KVS में इंटरव्यू देने जाओगे तो वो जो भी पूछेंगे तुम्हें अगर एग्जाम्पल से बता दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, और ये भाषा में बताया नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ कि भाषा शिक्षक को बच्चे की रचनात्मक शक्ति बढ़ानी चाहिए, तो ये क्या होता है? ये तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे हमने कहा पानी दे दो, तुमने कहा वाटर दे दो। तो इसका मतलब क्या है रचनात्मक शक्ति? मतलब है तो भाई वाटर पानी मतलब तो एक ही है ना। अब ये भी तो बताओ, H2O इसका सूत्र होता है, ये जमीन के अंदर निकलता है, तो आप इसका अर्थ बता दो बच्चे की रचनात्मक शक्ति। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप अगर प्राइमरी लेवल दे रहे हैं ना, तो ये बच्चा आपका 1 से 5 का है, जिसकी एज आपकी 6 से कितनी है? 6 से कितनी है? 11 या 12, ठीक है। ये बच्चा है, एज ग्रुप जो है वो ये है 6 से 11, 12, और क्लास उसकी 5 है। आप ऊपर की बात नहीं करेंगे, हाँ जूनियर देंगे फिर आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो ये बच्चा जो है प्राइमरी का है, प्राइमरी को क्या कहते हैं? PRT। तो PRT का बच्चा है तो उसकी रचनात्मक शक्ति क्या हो सकती है? रुचि पे ध्यान देना। नहीं, ये ठीक नहीं है। और बताइए, भाषा की बात हो रही है। जैसे बच्चा अगर कोई बात कर रहा है तो मतलब ये नहीं, अगर कुछ बोल रहा है गलत कोई वर्ड का प्रयोग कर रहा है तो पहले उसकी बात को, पूरी बात को सुनना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए। कहाँ हो, कतई नहीं, ये है ही नहीं रचनात्मक शक्ति। नेहा क्या हुआ? अब क्यों याद आ रहा है? अब क्यों आ रहा है? कविता सम्मान करना चाहिए, नाटक। हाँ अब याद आ रहा है। अब क्यों आ गए याद? एक भी उसको पहले को देख के आ गया। देख रहे हो तो ऐसा करना, जब पेपर आए तो उस समय कुछ याद मत करना, जब पेपर दे आओ तब सब याद करना। रचनात्मक शक्ति का मतलब है कि उसके अंदर पहली कहने, पहली समझने की क्षमता आ जाए, वो अंताक्षरी खेलने लगे, ठीक है, वो कहानी कहने लगे चाहे झूठी क्यों ना हो, ठीक है। बच्चों कहानी बनाओ हाथी पे, कहानी बनाओ शेर पे, कविता अच्छे बच्चे मंजन करते, वो कौन कौन सी कविताएं होती हैं, वो कहने लगे अपने आप से, संवाद बोलने लगे, डायलॉग, मूवी के डायलॉग तो देखे ही हैं। अच्छा एक बात है कि संघर्ष कभी भी हारता नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बॉलीवुड में 2 कलाकार ऐसे थे जिन्हें बहुत लंबे समय तक काम नहीं मिला, उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और आज वो वक्त है कि उनके बिना लोगों के डायलॉग पूरे नहीं होते, उनको सुनने के बाद मज़ा आ जाता है। वो एक नाम है तुम्हारे राजकुमार और दूसरा नाना पाटेकर। इन दोनों को बहुत लंबे समय तक इंडस्ट्री से बाहर रखा गया, इनको मौका नहीं दिया गया, इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। आज भी इनकी मूवियाँ देख लो कि इनकी मूवी आज भी अगर गांव में कोई डायलॉग सुनता है तो राजकुमार डायलॉग, जानी तुम्हें तो हम ज़रूर हराएंगे, पर वो वक्त भी हमारा होगा, वो मैदान भी हमारा होगा। नाना पाटेकर देखो डायलॉग कैसे चल रहे हैं। तो स्ट्रगल और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर रचना ने मेहनत करी है तो उसे याद आ ही जाएगा कि अच्छा रचना ये बता दे, भूमिका निर्वाह को समझा दे, ये क्या है भूमिका निर्वाह। वेरी गुड, रोल प्ले, पकड़ लिया, रोल प्ले। अभी होता क्या है कि आप लोगों को जो नाटक कहानियाँ पढ़ाई गई वो टीचिंग का स्टाइल था ही नहीं।
टीचिंग का स्टाइल था रोल प्ले करना। अगर रामायण पढ़ाना है रामायण का कुछ, तो रामायण का रोल प्ले कराओ। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि रावण और राम एक साथ समोसे ना, मतलब एक साथ, मतलब गलत इंप्रेशन ना आ जाए वहाँ पे, कि ऐसा ना लगे कि मतलब जैसे रोल प्ले का मतलब ये होता है कि उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पता चले रावण को भूल जाओ, राम को भूल जाओ ना। इसको ऐसे समझो कि जैसे कहने का मतलब रावण, मतलब नाटक की थीम ये है कि चिंटू पिंटू दुश्मन है। ये नाटक की थीम है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि चिंटू ने पिंटू का बाग काट दिया और उसका ये मानना था कि बाग से ऑक्सीजन निकलती है, बाग से बहुत ज़्यादा पक्षियों का बसेरा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, पर उसके दोस्त ने बाग काट दिया तो आपस में क्या हो गई? लड़ाई। अब ऐसा ना करो कि जब तक नाटक किया तो लड़ाई और बाद में दोनों मिलकर समोसे खा रहे हैं, तो अब बच्चे के माइंड में गलत इंप्रेशन पहुंच जाएगा कि यार ये समोसे खाने के ऐसा तो नहीं, बाग बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं उसके समोसे खाए जा रहे हैं। तो बच्चे की साइकोलॉजी है भाई, वो कुछ भी सोच सकता है। तो कहने का मतलब बच्चे की रचनात्मक शक्ति बढ़ाना चाहिए, संवाद उसको बोलने की प्रैक्टिस कराओ। और ये चीज़ें कब बढ़ेंगी? जब उसे खड़े हो जाओ, सुनाओ डायलॉग, कहो अंताक्षरी का, ठीक है, भूमिका निर्वाह दो, तुम्हें बना दिया जाता है कुछ भी XYZ, कोई पात्र किसी भी, किसी इंग्लिश में नाटक होते हैं, हिंदी में नाटक होते हैं, तो उसका पात्र, ठीक है, बना दिया गया। जैसे एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, चलो भाई तुम्हें बना दिया गया राजा दुष्यंत, ठीक है, या तुम्हें बना दिया गया भरत, गिनो दांत शेर के, तो नकली शेर लाया गया, वो उसके दांत गिन रहा है। तो कुल मिला के ये क्या होता है? रचनात्मक शक्ति। और इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मौके। भाई तभी तो हम भाई आपको हम टीचर बना रहे हैं, तभी तो हम आपको बोर्ड पे बुलाते हैं, हम आपको बोर्ड पे पढ़वाते हैं। अब 4 स्टूडेंटों को तैयार करा गया है, क्यों? ताकि उनकी रचनात्मक शक्ति, और इसके लिए उन्हें क्या देना होगा? अब सर जैसे ये नेहा शुरू में आई थी, यही पढ़ाने लगी थी, 2-3 दिन इसने पढ़ाया था, बोर्ड पे लग के पढ़ाया था और बहुत ही आक्रामक तरीके से पढ़ाया था। तो ये क्या होता है? जब इसे अवसर मिलेगा तभी तो पढ़ाएगी। अब ये 15-16 दिन पढ़ेगी, इसके बाद क्या होगा? फिर बोर्ड पे आ जाएगी। जिसमें दम होता है वो आ ही जाता है। जैसे मेरी सिस्टर फिजा, इसको ज़्यादा हमने ट्रेन नहीं किया, ये बहुत जल्दी चल गई। और उसकी जो छोटी वाली बहन है वो अभी इंटर पास करी है, जो आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी, वो उसको भी समय लगा, क्योंकि इन्होंने 6-6 घंटे 8-8 घंटे कूलरों का पानी सुखा दिया। ये देख रहे हो इनके पता नहीं कितने तो खाली करे इन लोगों ने, इन्होंने पता नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने पता नहीं कितनी इंकें जो हैं वो क्या करी हैं? खाली करी हैं। ये छूट जाएगा आराम से। तो इन लोगों की मेहनत जो है अपने आप में है। पता लगा कूलर चल रहे हैं, गर्मी पड़ रही है और ये लोग लगातार बोर्ड पे प्रयोग कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? तुम्हारे सामने। तो लोगों को मेहनत नहीं दिखाई देती। लोगों को क्या नहीं दिखाई देता? मेहनत। लोगों को दिखाई, अच्छा ये ज़माना भी कुछ ऐसा ही है, उन्हें आपकी परफॉर्मेंस से मतलब है, आपके मेहनत से मतलब नहीं है कि कितना काम किया गया है, कितना काम नहीं किया गया है। अब जैसे कल मैंने लिखा था तो मेरा राइटिंग काफ़ी ख़राब था, कुछ इधर को जा रहा था कुछ इधर को। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से मैंने बोर्ड पे काम नहीं किया, मैंने बैठ के पढ़ाया। इस बार क्या हुआ? आज थोड़ा सा सही आया है। और अगले 15 दिन में देखना आप, अगले 15 दिन में क्या होगा कि ये राइटिंग कुछ ना कुछ ठीक होने लगेगा। तो इसे कहते हैं अभ्यास। और ये कब होता है? जब आपको अवसर मिले। हम तो आपको अवसर दे ही रहे हैं, आप में दम है, आप पढ़ाओ आके। भाई प्रियंका को दिया, तरन्नुम को दिया, ये लोग पढ़ाने लगे, पढ़ाया इन्होंने खूब। तो वही बात कह रहे हैं, अवसर क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। किसी अन्य भाषा में विषय को पढ़ाते हैं तो भाषा ठीक हो जाती है। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देके समझा दो। ओनली एग्जाम्पल, डायरेक्ट कोई नहीं समझाएगा। चलो मैं बताता हूँ। जैसे ये किरण मैडम है, इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको क्या आती है? हिंदी आती है। इन्होंने फैसला करा MBA करने का। क्या करने का फैसला किया? MBA करने का। MBA किस लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश में। इंग्लिश आती नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? MBA के, उसमें क्या आती है? इंग्लिश। किसी अन्य भाषा में विषय को पढ़ाते हैं तो भाषा ठीक हो जाती है। इनको इंग्लिश भाषा में जब वो विषय पढ़ाए गए तो अपने आप इनकी इंग्लिश भाषा कैसी हो गई? बात आ गया समझ में? अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट? 3 चीज़ें हैं भाषा अधिगम और अर्जन में। आज ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, 2 वीडियो हैं इसकी, तो एक पहली वाली, एक पार्ट 2 वाली, ठीक है। तो आज हमने पहले में क्या जाना? भाषा का अर्जन, उपार्जन, सर्जन। इसमें जाना मातृभाषा का, मातृभाषा क्या होती है, और इसमें क्या जाना? मातृभाषा का विकास। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई डाउट? क्वेश्चन जो भी बनेगा विकल्प में यही कीवर्ड रहेंगे, कीवर्ड चेंज नहीं होंगे।